हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आईआरटी या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये आज वाला वीडियो खास होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस अध्याय में हम किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि मैं इन टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं कि बल आघूर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बल आघूर्ण में क्या डिस्कस करेंगे, फिर हम आघूर्णों का नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समांतर बल। आप यहां से देख सकते हैं कि हम समांतर बल के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर बल हमारे दो प्रकार के होते हैं, इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से। एक होता है समदिश समांतर बल, एक होता है अदिश समांतर बल। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यानी कि बलयुग्म यानी कि कपल, यानी कि हम कपल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक क्या होता है, यानी कि लीवर क्या होता है। ठीक है, लीवर हमारा क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि उत्तोलक जो हमारा होता है यानी कि लीवर होता है, कितने टाइप का लीवर होता है। ये नहीं होता है ये हमारा होता है मेनली 3 टाइप के, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 क्लास आते हैं। ठीक है, जानेंगे कि होता है एक प्रथम वर्ग के उत्तोलक, फिर जानेंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, फिर जानेंगे तृतीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं। हम डिटेल्स में उत्तोलक के बारे में यानी कि लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि किसी भी दो संयुक्त तुल्य से द्रव्यमान सही कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि सही द्रव्यमान यानी कि दो संयुक्त तुल्य से सही द्रव्यमान ज्ञात करना किस मेथड के अंदर आप मतलब कि मास का वेट सही से निकाल पाएंगे, उस हम फार्मूले को भी बताएंगे और मतलब कि अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। हमारा देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे किसी भी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए अगर ये कोई भी हमारा मान लीजिए कि ये एक दरवाज़ा है। ठीक है, तो दरवाजे की लेंथ मान लीजिए इतना है। ठीक है, तो हम जब दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं तो हम मान लीजिए कि फोर्स तो इस वाले पोर्शन पे लगाते हैं। तो ये वाला जो फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, ये वाला F1 फोर्स हो गया। और ये जो हमारा डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिस्टेंस है या इसको मान लीजिए कि स्मॉल डी है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल डी और F का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसी को आप टास से डिनोट करेंगे या उसी को बोलेंगे बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानेंगे कि बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है यानी कि मात्रक क्या होता है। तो आप यहाँ से बल आघूर्ण का यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, और यहाँ से होता है डी का यूनिट यानी कि रेडियस का यूनिट जो होता है हमारा कितना होता है, मीटर होता है। तो आज के बाद से अगर कोई भी पूछेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स की यानी बल आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, तो आप यहाँ से सिंपल सी बात बता सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि यदि बल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि बल पिंड के वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो धनात्मक होगा। और यदि वो दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जिससे मान लीजिए कि ये बोल रहा है, जिससे मान लीजिए कि कोई हमारा दरवाज़ा है। ठीक है, अगर हम दरवाजे को मतलब कि क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब कि होता है दक्षिणावर्त। अगर मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो हमारा होगा ऋणात्मक, वो हमारा होगा ऋणात्मक। लेकिन अगर वही जो हमारा मतलब कि दरवाज़ा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो होगा कितना, हमारा धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम जानेंगे कि आघूर्णों का नियम क्या होता है यानी कि लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो आघूर्णों का नियम भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि आघूर्ण का नियम क्या होता है, आप लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि पिंड के संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब बोलने का उसका मतलब ये है, इसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा ये मान लीजिए कि एक दरवाज़ा, ये मैं दरवाजे पे लेके चल रहा हूँ, तो अगर
इस वाले डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि हम वामावर्त की बात कर रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स आएंगे उसके हम क्या करेंगे कि सबका योग कर देंगे, फिर हम दक्षिणावर्त में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो दक्षिणावर्त फोर्स अब मोमेंट निकालेंगे तो दक्षिणावर्त मतलब कि दक्षिणावर्त अघूर्णों का योग और वामावर्त अघूर्णों का योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अघूर्णों का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो अघूर्णों का नियम में बस इतना बताता है कि किसी बिंदु के परितः सभी बलों के अघूर्णों का बीजगणित कितना होता है, शून्य होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि समांतर बल क्या होता है, यानी कि पैरेलल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस के बारे में जानेंगे कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। तो अब जानेंगे सबसे पहले कि पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। तो वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होती है, समांतर बल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जिनकी क्रिया रेखाएं हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, समांतर बल कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, देख सकते हैं कि समदिश समांतर बल और अदिश समांतर बल। ठीक है, तो समदिश समांतर बल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर तथा एक ही दिशा में होती है समदिश समांतर बल कहलाते हैं। इनका परिणामी बलों के योग बराबर होते हैं। मतलब बोलने का मतलब आप यहाँ से फिगर में देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए कि एक ये फोर्स है P और एक फोर्स है ये यहाँ पे Q। ठीक है, इसका रिजल्टेंट भी निकालेंगे तो इसी डायरेक्शन में और समांतर ही आएगा इसका। ठीक है, और यहाँ से देख पा रहे हैं कि P और Q की जो डायरेक्शन है सेम है। ठीक है, और क्या है कि मतलब P और Q एक दूसरे पे पैरेलल है और समांतर है। तो इनके जो परिणामी का योग भी होगा कि क्या होगा कि मतलब इनका जो परिणामी होगा वो बलों के योगफल के यानी P प्लस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट बोल रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इनका जो आप निकालेंगे मोमेंट, तो मोमेंट कितना हो जाएगा। और मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ P पॉइंट से, तो ठीक है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ पे P फोर्स है। तो अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे C पे आप मोमेंट निकालना चाहेंगे तो P इंटू ये AC डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, P इंटू AC ये डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से अगर मोमेंट निकालेंगे तो Q इंटू CV हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो हमारा मोमेंट होगा ये वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है हम बात करेंगे कि अदिश समांतर बल यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेज क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अनलाइक में क्या होगा कि वे बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर होती है परंतु दिशा विपरीत होती है। ठीक है, अदिश का मतलब हो गया कि दिशा मतलब भिन्न है, दिशा मतलब कि सेम नहीं है। और समांतर बल का मतलब होता है कि पैरेलल ही होंगे लेकिन उनकी दिशा मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी, भिन्न होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। अदिश समांतर बल कहलाते हैं। इनका जो परिणामी होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। इस मान लीजिए कि ये जो हमारा मान लीजिए कि ये हमारा Q जो फोर्स है यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे Q फोर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन मान लें कि नीचे लग रहा है और ये 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो आप सिंपल से देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो हमारा होगा कितना, 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन अगर निकालेंगे तो P माइनस Q या Q माइनस P निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आज के बाद से कोई पूछेगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं यानी कि अदिश समांतर बल क्या होती है, तो वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर परंतु दिशा में विपरीत होती है अदिश समांतर बल कहलाते हैं, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। इनका रिजल्टेंट दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं कपल यानी कि बल युग्म के बारे में। देख पा रहे होंगे कपल के बारे में पढ़ेंगे यानी कि बल युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बल युग्म आपने हाई स्कूल और इंटर में तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा अलग मेथड से बताऊँगा कि बल युग्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखा एक सीधी में नहीं है बल युग्म कहलाती है। बोलने का मतलब ये है कि दो बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों के जोड़ों को जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं है, मतलब कि हमेशा क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, बल युग्म कहलाते हैं, कपल कहलाते हैं। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं के बीच की लंबा दूरी को बल युग्म की भुजा यानी आर्म बोलेंगे। इसी वाला डिस्टेंस को, ये जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसी को आप आर्म बोलेंगे, ARM।
ठीक, आर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है अगली लाइन कि बलयुग्म के किसी एक बल तथा भुजा के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण बोलेंगे। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे। ठीक है, कि जिसे मान लीजिए कि ये बोल रहा है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं फिगर के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर ये कोई कपल है, ठीक है, यहाँ पे इसका पी है, इसका भी मान लीजिए कि ये पी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आर्म के डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ कि आर है, स्मॉल आर है, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। तो पी इंटू जो आर होगा, तो पी इंटू आर को बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे। अगर आज के बाद से अगर कोई पूछेगा पी इंटू आर क्या है, तो मोमेंट ऑफ क्या है, कपल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं कपल के यूज कहाँ होता है बता दूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। ये दोनों ये हमारे जो फोर्स होंगे ये हमारा सेम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल डी लिया हुआ है। ठीक है, तो एफ इंटू जो डी होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, बल युग्म यानी कि मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ मतलब कि कपल की जब बात करेंगे तो यानी बलयुग्म का आघूर्ण की बात करेंगे तो हमारा बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M इजकल टू एफ इंटू ए बी से। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वामावर्त, यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन में लिखा हूँ यहाँ पे क्या कि वामावर्त आघूर्ण धनात्मक तथा दक्षिणावर्त आघूर्ण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो मैं लाइन लिखा हूँ इस पे आप स्टार डिनोट कर सकते हैं कि वामावर्त जो आघूर्ण होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये वाला, ये हमारा होता है धनात्मक, और ये दक्षिणावर्त आघूर्ण जो हमारा होता है क्या होता है, ये हमारा होता है अगर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज जब जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि लीवर के बारे में, उत्तोलक के बारे में। यानी कि अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो उत्तोलक क्या होता है यानी कि लीवर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसके मोस्टली एग्जाम्पल्स क्या क्या बन सकते हैं हम उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो उत्तोलक क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए कि उत्तोलक एक सरल मशीन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तोलक एक सरल मशीन है। यह एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। यह बिंदु आलम्ब यानी कि फलक्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब जो बिंदु घूमता है, जिस बिंदु के मतलब अकॉर्डिंग वो घूमता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये रोटेट कर रहा है चाहे घूम रहा है, इसी बिंदु को आप क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है यानी कि यांत्रिक लाभ जो होता है लीवर का, वो कितना होता है उसके बारे में जानते हैं कि वो कितना होता है। ठीक है, तो किसी भी मशीन में भार तथा आयास के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आएगा मैकेनिकल एडवांटेज के एग्जाम्पल भी पूछता है, या चाहे मान लीजिए कि इसका फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लीजिए, ये SSC जेईई में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछा भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है भार अपान में आयास। ठीक है, वेट अपान में लोड जो होता है। ठीक है, उसी को आप बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उत्तोलक के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तोलक कितने प्रकार के होता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रथम वर्ग के उत्तोलक यानी कि लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी कि पहली क्लास के हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस लीवर के उत्तोलकों में आलम्ब के एक ओर आयास तथा दूसरी ओर भार लगाया जाता है, यानी कि इसका जो फलक्रम जो होता है ये फिक्स है कि ये हमारा मिडिल में होगा। अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि आलम्ब यानी कि जो फलक्रम होता है लोड और मतलब कि वेट के अगर मिडिल में है यानी कि मध्य में है, तो उसे आप बोलेंगे प्रथम वर्ग के उत्तोलक यानी कि लीवर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, यानी पहली क्लास में जो ये लीवर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा आप यहाँ से देख सकते हैं W/P, यानी कि मैकेनिकल जो बताया था उसी के बराबर हो गया। यानी कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज W कितना लग रहा है, AF। W कितना लग रहा है, AF, यानी कि यही हमारा जो लगेगा लोड लगेगा। ठीक है, इतना पे ही लोड लगेगा। ठीक है, यही हमारा लोड लगेगा, और BF जो हो जाएगा ये हमारा भार हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि AF जो है ये हमारा
इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन है कि एफ जो हमारा होगा बी एफ के हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, बी एफ से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस वाले कंडीशन में जब अगर ये कंडीशन जहाँ भी अगर फॉलो करेगा तो आप उसे बोलेंगे कि ये जो हमारा लीवर है पहली क्लास में है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में है, यानी कि ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स क्या क्या है आप देख सकते हैं कि तुला हो गया, कैंची हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं तुला हो गया, कैंची हो गया, प्लास हो गया, बच्चों के झूलने का तख्ता हो गया, इत्यादि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। या आप बोल सकते हैं जो चरखा होता है, मान लीजिए कि चरखा होता है जिसपे आप यहाँ से मतलब बहुत से झूले के मतलब कि यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा क्या होता है, फलक्रम होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट का मतलब सापेक्ष ये क्या करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मन करता है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो यही जो हमारा होता है, ये हमारा जो होता है फलक्रम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। और लोड हमारा क्या होता है, लोड इस पे लगता है। ठीक है, लोड हमारा इस वाले पॉइंट पे लगता है, तो लोड इस वाले पॉइंट पे लगेगा और फलक्रम जब बीच में जब काम करेगा तो इसी को हम बोलेंगे कि जो हमारा मतलब कि लीवर है फर्स्ट ग्रुप का है। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, यानी कि लीवर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो लीवर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप में हम देख सकते हैं कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में देख सकते हैं कि इस वर्ग के उत्तोलकों में भार तथा आयास आलम्ब के एक ही ओर होते हैं तथा आलम्ब से भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर होता है। मतलब बोलने की ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा हो गया आलम्ब यानी कि फलक्रम हो गया, और ये हमारा जो हो गया आयास हो गया। ठीक है, यानी कि लोड हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है ये कि भार तथा आयास आलम्ब के एक ही ओर होते हैं, आलम्ब के एक ही ओर होते हैं। मतलब कि ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया लोड, ठीक, और ये हमारा हो गया आयास। ठीक, ये लोड हो गया और ये आयास हो गया, तो ये जो दोनों होंगे आलम्ब यानी कि फलक्रम के एक ही ओर होंगे। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक ही दिशा में होंगे, मतलब एक ही ओर होंगे तथा आलम्ब से भार की अपेक्षा आयास अधिक दूर होगा। मतलब कि बोल रहा है कि ये जो आलम्ब से भार, मान लीजिए कि ये हमारा फलक्रम हो गया और ये हमारा हो गया आयास। ठीक है, तो आयास और भार में डिस्टेंस मतलब होगा थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब अधिक होगा, यानी कि लोड इसमें मतलब बीच में इसके हमेशा कहीं इधर चाहे इधर कहीं भी लग सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब आइए इसके एग्जांपल्स क्या क्या बन सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा होता है W/P, यानी कि लोड अपन मतलब कि वेट अपन लोड होता है, यानी कि वेट इसका हो जाएगा एफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ इसका हो जाएगा कितना, वेट हो जाएगा, और इसका लोड हो जाएगा बी एफ। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन से बन सकते हैं। सरौता बन सकता है, नींबू निचोड़ने की मशीन बन सकती है, कूड़ा ढोने की गाड़ी, जो हमारी कूड़ा जो ढोता है इस मतलब ऐसा होता है। ठीक है, आप यहाँ से बल लगाते हैं, ये इसमें जो मतलब कि पहिया होता है। ठीक है, आप यहाँ से मतलब कि क्या करते हैं, किसी भी सामान को ढो सकते हैं आसानी से। ये वाली जो मशीन होती है, मतलब कि ये वाला जो मतलब कि मतलब आइटम होता है, वो उसे हम क्या बोलेंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। ठीक है, चाहे आप बोल सकते हैं कि जो नींबू भी निचोड़ती है वो मशीन, वो हमारा क्या होता है, वो भी सेकंड क्लास में आती है, यानी कि द्वितीय वर्ग में आती है। जैसे मान लीजिए कि ये सरौता हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, ये सरौता ऐसे काम करता है। ठीक है, इसमें नींबू होता है, इसमें आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ये हमारा इसमें क्या होता है कि लोड लगता है। ठीक है, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक यानी कि लीवर्स ऑफ थर्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है कि इस वर्ग के उत्तोलकों में भी आयास तथा भार आलम्ब के एक ही ओर होते हैं, परंतु आलम्ब से आयास की अपेक्षा भार अधिक दूर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मतलब समझने वाली बात क्या है, एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि इसमें जो हमारा देखिए ये जो आयास है, ये आयास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से देख लीजिए कि ये हमारा जो लोड है, लोड यानी आयास से अपेक्षा मतलब हमेशा दूर रहेगा। क्या, ये हमारा आलम्ब यानी देखिए ये फलक्रम जो होगा ये हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वर्ग के उत्तोलकों में भी आयास तथा भार आलम्ब के एक ही ओर होते हैं, मतलब कि आयास और भार क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन आलम्ब से आयास की अपेक्षा अधिक दूरी होती है, या मतलब डिस्टेंस होता है। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज तो सेम ही रहेगा। इसमें हमारा क्या होगा, इसे मान लीजिए कि जो हमारा हल होता है, हल मतलब कि हल किस टाइप का होता है मैं बता दूं कि ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, हल ऐसे होता है ना,
तो हॉल जब ऐसे होगा तो अगर मान लीजिए कि अगर इसमें देखेंगे तो हमारा लोड यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर लगेगा, ठीक है, लोड इस पे लगेगा और जो हमारा आप लगाएंगे मतलब कि जो प्रयास लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इसका वेट यहाँ पे लगाएंगे, इसका लोड यहाँ पे लगेगा, मतलब ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए चिमटा क्या होगा, तो चिमटा जो हमारा होता है इस टाइप से होता है, ठीक है, तो चिमटा का भी हम लोड कहाँ पे लगाते हैं, चिमटा का भी हम लोड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका जो फलक्रम होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है सदैव 1 से कम होता है, ठीक है, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज ये वाला जो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि किसका 1 होता है, किसका 1 से कम होता है, किसका 1 से अधिक होता है, तो दूसरे वाले का 1 से अधिक होता है और इसका तीसरे वाले का 1 से कम होता है, ठीक है, उसका 1 होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आइए मैं सारणी के माध्यम से बता दूं कि किसका कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ये ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक है यानी फर्स्ट ग्रुप ऑफ मतलब कि लीवर जो होता है उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है उत्तोलक की भुजा पर निर्भर करता है। जो उत्तोलक की जी भुजा कितनी अगर मिडिल में होगा तो उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका जो फलक्रम होगा जो मिडिल में होगा तो इसका 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर अगर ज़्यादा रह जाएगा तो उसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब आप ये आंसर देंगे। लेकिन वही बात कर लेते हैं कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या करेगा, 1 से अधिक ही होगा, उसका 1 से अधिक होगा। ये वाली जो सारणी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये हमेशा एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछता है। और वही बात करते हैं कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 से कम होता है, ठीक है। द्वितीय वर्ग में क्या करेंगे कि 1 से अधिक होगा, लेकिन तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या करेंगे 1 से हमेशा कम होता है, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं कि दोषयुक्त तुल्य से सही द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। किस माध्यम से आप ज्ञात करेंगे, टू मेजर एक्यूरेट वेट बाय फॉल्टी बैलेंस। मतलब जब बैलेंस जब फॉल्टी रहेगा तब उसकी एक्यूरेट बैलेंस आप किस माध्यम से चेक कर पाएंगे या आप डिनोट कर पाएंगे या सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, उस मतलब टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 2-3 कंडीशन में हम पढ़ेंगे। जब पलड़ों का भार समान न हो तो वस्तु को क्रमशः दोनों पलड़ों पर तोलकर द्रव्यमान W1 और W2 ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम W1 और W2 ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसका जो एक्यूरेट बैलेंस होगा, एक्यूरेट जो मास होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, जब W निकालेंगे तो W1 प्लस में W2 अपान में 2 हो जाएगा, यानी कि उसका जो एवरेज मतलब वेट आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाली कंडीशन कब होगी, जब पलड़ों का भार देख लीजिए, ये मान लीजिए कि एक ये पलड़ रहा है और एक ये पलड़ रहा है, तो इसका मान लीजिए कि W1 है, ठीक है, और इसका W2 है। तो जब डिफरेंट होंगे, समान नहीं होंगे, तब वाले कंडीशन में हम शुद्ध मतलब कि एक्यूरेट मास निकालेंगे या एक्यूरेट वेट निकालेंगे, तो हमारा W1 प्लस W2 अपान में 2 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, जब तुलों का भार क्या होगा, समान होगा, सेम होगा, तब क्या करेंगे, जब दोनों भुजाओं की यहाँ पे देख सकते हैं जब दोनों तुलाओं की भुजाएं बराबर ना हो तब दोनों पलड़ों पर वस्तु का दरम्यान यदि W1 और W2 हो तो उसका जो एक्यूरेट वेट होगा अंडर रूट में W1 प्लस इंटू W2 होगा, यानी कि उसका एक्यूरेट वेट कितना होगा, W1 इंटू W2 होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इसके जो मतलब 2-4 पॉइंट है वो क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में हमेशा रिलेट करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा जो पहला टिप्स है वो हमारा क्या है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बल अगुण बल की किसी वस्तु को घूर्णित करने वाला प्रभाव नहीं है। जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है वो हमारा क्या करता है, इसे मान लीजिए कि इसी पे हमारा क्या, इसी पिंड पे हमारा क्या करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, यानी F इंटू डी लगेगा। तो ये हमारा पिंड को मतलब रोटेट नहीं करेगा, चाहे घूर्णित नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं बात करते हैं कि दूसरा नंबर पॉइंट के बारे में, आघूर्ण प्रदान करने के लिए बल के अक्ष से कुछ न कुछ लंबवत दूरी आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस नहीं है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस नहीं है, तो आप वहाँ पे मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना कठिन हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जो हमारा दिया होता है डी हमेशा हमारा ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अगर बिना डी के आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना
कठिन है। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पढ़ लिए कौन कौन से, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं कि 2 से युक्त तुला से भी सही द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, किंतु इसकी कुछ शर्तें होती हैं। मैं शर्तों के बारे में बता चुका हूँ कि शर्तें कौन कौन सी होती है। जब भार समान नहीं होगा, जब तुला में गड़बड़ी होगा तब होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।